नमस्कार दोस्तों, हिंदी एस्पिरेंट के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। और कैसे हैं आप लोग? हम लोग पॉलिटी वाली सीरीज को देख रहे थे और पॉलिटी वाली सीरीज में भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है। और भारत के संवैधानिक विकास में हमने यह बताया कि कालखंडों के आधार पर दो प्रकार से हम संवैधानिक विकास को पढ़ने वाले हैं। एक तो हमने बताया कि भाई जो संवैधानिक विकास हम लोग पढ़ रहे हैं, इस संवैधानिक विकास को कालखंडों के आधार पर पढ़ रहे हैं। और कालखंडों के आधार पर एक तो हमने यह बताया कि भाई कंपनी के शासन के अंतर्गत, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ये हमने बताया। और दूसरा ये हमने बताया कि भाई ताज के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ताज के शासन के अंतर्गत। तो ये क्या है? कंपनी का शासन और ताज का शासन। कंपनी का आशय मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संविधान का विकास, क्योंकि ये जो है विकास स्टार्ट होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और 1853 के अधिनियम तक होता है। यहां तक हमने पढ़ लिया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हमने पढ़ा, 1853 के भारत परिषद अधिनियम तक हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। एक्चुअली होता क्या है कि बीच में 1853 के बाद एक दौर होता है, 1857 का विद्रोह होता है। और 1857 का जो विद्रोह होता है, इसके लिए क्योंकि यहां पर जो ब्रिटिश सम्राट है, यहां पर जो ब्रिटिश साम्राज्य है वह पूरी तरह हिल जाता है। उत्तर भारत में चाहे वो फैजाबाद क्षेत्र हो, बरेली क्षेत्र हो, या फिर जो है बिहार का पटना क्षेत्र हो, या फिर जगदीशपुर वाला क्षेत्र हो, दिल्ली का क्षेत्र हो, इलाहाबाद का क्षेत्र हो, झांसी का क्षेत्र हो, लखनऊ का क्षेत्र हो, बड़े पैमाने पर 1857 का विद्रोह होता है। अंग्रेजी सरकार हिल जाती है, उसको भय लगने लगता है कि कहीं हमारा जो साम्राज्य कहीं पुनः भारतीयों के हाथों में ना चला जाए, हम पुनः एस्केप करके अपने ब्रिटिश क्षेत्र या यूरोप को हमको ना जाना पड़ जाए। इसलिए ब्रिटिश सरकार को सोचने पर बाध्य कर दिया और उसने क्या किया कि एक अधिनियम लाया 1858 का, उसे अधिनियम कहा जाता है। मैं आपको बताते चलूं कि 1858 का जो अधिनियम लाया जाता है, उस 1858 के अधिनियम में कई ऐसी सारी चीजें की जाती हैं। यहां सरकार का ये मानना था कि 1858-57 का जो विद्रोह हुआ, उसमें सरकार की जो विफलता रही, वो जो उच्च पद थे उन्हीं के जो है कारणों से रही, वो जिम्मेदार रहे। तो उच्च पद कौन से थे? उच्च पद जो है, एक तो गवर्नर का पद था, गवर्नर जनरल का पद था। भाई यही तो उच्च पद था ना। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद था, जिसे निर्देशक मंडल कहा जाता है। एक पद था उच्च पद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रक मंडल कहा जाता है। एक खुद ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक खुद ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो दोस्तों आपको बताते चलूं कि 1857 का जो विद्रोह होता है, सरकार ने ये माना कि जो भी उच्च पद हैं यही लोग जिम्मेदार थे, प्रशासन अच्छे से नहीं देख पाए। सरकार क्या करती है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि एक अधिनियम लाती है, उसे 1858 का अधिनियम कहा जाता है। और इसी 1858 के अधिनियम को ला करके वह क्या करती है, गवर्नर जनरल का जो पद है यह समाप्त कर देती है और इसके स्थान पर एक नया पद सृजित कर देती है। दोस्तों, वायसराय का नया पद सृजित कर देती है। और ये जो वायसराय होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सम्राट का एक प्रतिनिधि बन जाता है। ठीक ना? वहीं पर एक और बॉडी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे निर्देशक मंडल कहा जाता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे नियंत्रक मंडल कहा जाता है, इन दोनों को भी समाप्त कर दिया गया। हाँ, इसके स्थान पर एक नई बॉडी सृजित की जाती है, भारत के राज्य सचिव की। सुनना जरा ध्यान से, भारत के राज्य सचिव की। और ये जो भारत का राज्य सचिव है, अब क्या करता है, ब्रिटिश सम्राट की तरफ से यह पूरे भारत का एक प्रकार से प्रशासन को रेगुलेट करता है, प्रशासन को नियंत्रित करने का काम करता है। खैर, ये 1858 का अधिनियम मैं आपको बता रहा हूं कि 1858 का अधिनियम लाके ये सब एक्टिविटी की जाती है। इतना ही नहीं, जो आप ये ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हैं, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है शासन को समाप्त कर दिया जाता है। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाएगा, जायज है कि अब शासन प्रशासन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में नहीं रहेगा, तो संवैधानिक विकास कहां से हो पाएगा? तो जायज है कि यहां पर अब ताज के शासन के अंतर्गत, या फिर कहें कि सम्राट के शासन के अंतर्गत, या फिर ये कहें कि क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास स्टार्ट हो जाता है।
इसीलिए दोस्तों यहां पर हम दो कालखंडों में पढ़ते हैं, एक तो कंपनी के शासन के अंतर्गत जो हमने पढ़ लिया है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के भारत परिषद अधिनियम तक, वहीं पर अब हम जो है 1858 के अधिनियम से पढ़ेंगे 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम तक। ये जो है ताज के शासन के अंतर्गत और क्राउन के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ठीक ना। और उसमें पहला जो अधिनियम है वह आपका कौन सा है, 1858 का अधिनियम। तो आते हैं 1858 के इसी अधिनियम को थोड़ा सा हम लोग एक एक पॉइंट करके डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है नेक्स्ट अधिनियम पे हम लोग डिबेट करते हैं। तो सवाल यह है कि 1858 का जो अधिनियम लाया गया उसके लिए मैं आपको बताते चलूं कि भी 1857 का विद्रोह होता है, 1857 का ये विद्रोह होता है। और इस विद्रोह में चूंकि जो पूरा उत्तर भारत वाला क्षेत्र है ये पूरा इफेक्टेड रहा, प्रभावित रहा, तो सरकार को ये डर लगने लगा कि कहीं ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा ना उत्पन्न हो जाए। सो ब्रिटिश साम्राज्य क्या करती है कि एक प्रकार का अधिनियम लाती है, इसी को 1858 का अधिनियम कहा जाता है। इसका जो पहला पॉइंट है इसमें क्या क्या किया जाता है अधिनियम में, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, इसके शासन को समाप्त कर दिया जाता है, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा वाला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि निर्देशक मंडल, ध्यान से सुनिएगा भैया, निर्देशक मंडल और एक बॉडी और है नियंत्रक मंडल, निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं कि जब दोनों को समाप्त किया जाएगा तो इनके कार्यों का कोई ना कोई तो रेगुलेट करेगा ना, कार्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो जायज है कि कार्यों के निर्वहन को करने के लिए, इसके कार्यों का संचालन करने के लिए कोई ना कोई पद सृजित किया जाएगा। तो हाँ भैया पद सृजित किया गया, एक पद सृजित किया गया भारत राज्य सचिव का पद, ये ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसको कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित करके निर्देशक मंडल और नियंत्रक मंडल के कार्यों का संचालन भी करने लगता है। मतलब कि अब भारत का जो शासन होगा वह किसके हाथों में होगा, भारत के राज्य सचिव के हाथों में होगा, क्योंकि अब यहां पर ब्रिटिश सम्राट का अधिकार हो गया है और ब्रिटिश सम्राट के तरफ से, ब्रिटेन के शासन की तरफ से, सम्राट की तरफ से अब जो है शासन भारत का राज्य सचिव कर रहा है। ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि एक और पद था गवर्नर जनरल का पद, इस गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। तो सवाल है कि इसके भी स्थान पे तो कोई ना कोई आएगा ही आएगा, हाँ आएगा, तो इसके स्थान पर एक नया पद लाया जाता है वायसराय का पद, वायसराय का पद। तो सवाल ये है कि वायसराय और गवर्नर जनरल में फर्क क्या हुआ, वायसराय का पद ला करके इसको जो है ब्रिटिश शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पूरी तरह ब्रिटेन का जो शासक है, सम्राट है, वह है रानी विक्टोरिया है सम्राट, वहां की सामग्री कह सकते हैं कि भारत की सामग्री कह सकते हैं, इनको भारत की सामग्री नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से यह ब्रिटिश सम्राट के जो है नियंत्रण में उसके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में जो है शासन करता है वायसराय के रूप में। वायसराय बस वही था, एकदम गवर्नर जनरल की जो है जान लीजिए कि पद की एक उपाधि थी, ठीक ना दोस्तों। तो खैर इतना पॉइंट आप जान सकते हैं। तो सवाल है कि प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग एक प्रथम वायसराय था, ठीक है ना। और क्या जान सकते हैं आप, यहां पर ये जो भारत का राज्य सचिव है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा कि पहला या प्रथम भारत का राज्य सचिव कौन था, तो लॉर्ड स्टैनले था, ये आप जान सकते हैं, लॉर्ड स्टैनले। यहां पर एक चीज और आपको जानना चाहिए कि भारत के राज्य सचिव के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, 15 सदस्यीय परिषद, और ये 15 सदस्यीय परिषद क्या करती थी, ये भारत के राज्य सचिव की सहायता करती थी, इसको परामर्श देती थी, ठीक ना दोस्तों। तो खैर ये आपका 1858 का अधिनियम हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 1861 के अधिनियम में। 1861 का अधिनियम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1858 का जो 61 का जो अधिनियम है, यहां से पिछली ही बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, आरओ में एग्जाम में पूछा गया
क्वेश्चन क्या पूछा गया, सिंपल सा, कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? 1861 के अधिनियम के तहत। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को डिबेट करेंगे एक एक पॉइंट करके। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं 1861 का अधिनियम। तो सवाल यह है कि 1861 का जो अधिनियम लाया गया उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1858 का अधिनियम हमने देख लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ध्यान में रखिएगा कि सम्राट के शासन के अंतर्गत, क्राउन के शासन के अंतर्गत, या फिर जो है ताज के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास पढ़ रहे हैं। अब इतने समय हम फिर पढ़ने जा रहे हैं कौन सा अधिनियम? 1861 का अधिनियम। 1861 का जो अधिनियम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल ये है कि इस अधिनियम के तहत क्या कुछ प्रावधान किया गया, क्या कुछ प्रावधान किया गया। पहला इसका पॉइंट क्या है कि भैया सुनना जरा, मैंने आपको यह बताया था कि 1853 के अधिनियम में एक 12 सदस्यों की केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। एक केंद्रीय विधान परिषद क्या करती है? जिस तरह ब्रिटिश संसद होती है, ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब विधि कानून बनाने का काम करती है, सेम एज इट इज वैसा ही काम यह जो है केंद्रीय विधान परिषद करती है। वायसराय को क्या किया गया इस अधिनियम के तहत? यह कहा गया, वायसराय को एक राइट दिया गया, अधिकार दिया गया, पावर दी गई, शक्ति दी गई कि वह चाहे तो केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार कर सकता है। और विस्तार कैसे कर सकता है? क्योंकि बार बार भारतीयों की ये डिमांड चली आ रही थी कि भैया राजनीति में, प्रशासन में भारतीयों की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए। तो यहां पर कुछ विचार किया गया, और कुछ विचार क्या किया गया वो नगड़ बराबर था। अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे था। वायसराय को पावर दे दी गई कि वह जो है केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों को चाहे तो गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, वो भी गैर सरकारी सदस्य के रूप में। ठीक ना दोस्तों? तो यहां पर क्या किया गया, एक पहला एक पॉइंट है कि कुल मिला जुलाकर जो विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, इस विधान परिषद का विस्तार हल्का सा किया गया। और विस्तार कैसे किया गया? वायसराय को चूंकि जो है भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था। तो 3 लोगों को यहां पर केंद्रीय विधान परिषद में वो मनोनीत करता है। कौन कौन से? एक तो बनारस के राजा को, बनारस के राजा को, दूसरा पटियाला के राजा को, पटियाला के राजा को, और तीसरा जो है सर दिनकर राव को, सर दिनकर राव को। ये 3 लोगों को मनोनीत करता है कुल मिला जुलाकर केंद्रीय विधान परिषद में। ये आपका पहला पॉइंट है, केंद्रीय विधान परिषद। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया जाता है। 3 प्रांतीय विधान परिषदों, और 3 प्रांतीय विधान परिषदें कौन है? 3 प्रांतीय विधान परिषदें। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत 3 प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया गया, और 3 प्रांतीय विधान परिषदें वे कौन सी हैं? सुनना जरा। एक तो आपका बंगाल है, बंगाल है भाई, और दूसरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, दूसरा उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, ये आप नोट डाउन करेंगे। और तीसरा है पंजाब, पंजाब। ये 3 जो है विधान परिषदों का, प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया जाता है। हाँ, इस डेट को आप इंपॉर्टेंट समझें, इसको याद रखें आप। 1861 के अधिनियम के तहत तो किया जाता है, लेकिन यह प्रावधान 1861 के अधिनियम के तहत किया जाता है कि भैया बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब के जो है प्रांतीय विधान परिषदों का गठन किया जाएगा। लेकिन वाकई इनका गठन कब होता है? बंगाल का गठन होता है 1862 में जाके। वहीं पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत जो होती है, इसका जो है गठन 1866 में होता है। वहीं पर आगे चल के 1897 में जाके पंजाब प्रांतीय विधान परिषद का गठन होता है। ठीक ना? तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा वाला पॉइंट क्या है? तीसरा वाला पॉइंट ये है कि भाई जो वायसराय था, वो वायसराय, इस वायसराय को एक जो है शक्ति प्रदान की गई, और शक्ति कौन सी थी? अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत दी जाती है। तो अध्यादेश क्या होता है? जब इतने समय अध्यादेश, जैसे राष्ट्रपति को केंद्र स्तर पर अनुच्छेद 123 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति को यह पावर दी गई है कि जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और अचानक तत्काल में या फिर जो है संकटकालीन परिस्थितियों में कानून बनाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अधिकतम ये अध्यादेश 6 माह 6 सप्ताह तक लागू रहता है।
ठीक ना। वहीं पर राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके राज्य में जो है अध्यादेश जारी करने का पावर रखता है। तो ये जो अध्यादेश का जो है कॉन्सेप्ट उभर के आया, एक प्रकार से जो है इतने समय जो प्रावधान किया गया ये 1861 के अधिनियम से ही दिखाई पड़ता है। तो 1861 के अधिनियम में सबसे पहले वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई और कहा क्या गया कि अधिकतम ये 6 माह तक जो है इसका अध्यादेश एक्टिव रहेगा, ये जो है शासित रहेगा। ठीक ना। अध्यादेश वही पावर रखता है जो एक कानून, एक विधि और एक अधिनियम की होती है। तो यह आपका तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि भाई एक विभागीय प्रणाली का गठन किया गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर क्या किया गया, लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग वायसराय था उतने समय, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या कहा कि भाई अब एक ही संस्था सारी चीजों को नहीं देखेगी, हर एक व्यक्ति को एक एक विभाग दे दिया जाएगा। जैसे गृह मंत्रालय किसी और को दे दिया जाएगा, विदेश मंत्रालय किसी और को, रक्षा मंत्रालय किसी और को, मुद्रा मंत्रालय किसी और को, ठीक ना, रेलवे मंत्रालय किसी और को। तो एक विभाग के रूप में हर एक व्यक्ति को हर एक विभाग दिया जाएगा। इसी को विभागीय प्रणाली कहा गया। इसी को दोस्तों विभागीय प्रणाली कहा गया। और इसी विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत होती है वह 1861 के अधिनियम के अंतर्गत होती है। ठीक ना। 1861 के अधिनियम के अंतर्गत विभागीय प्रणाली। अच्छा, इसको हम तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कह सकते हैं ना। अगर एक क्वेश्चन आए कि मंत्रिमंडलीय भाई मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत, या फिर एक कहें कि इसको एक नाम से और जान सकते हैं, पोर्टफोलियो प्रणाली। पोर्टफोलियो प्रणाली। अगर क्वेश्चन आए कि पोर्टफोलियो प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली या विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब की गई, तो वो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत होगी। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें आप कर सकते हैं। खैर, एक इसी डेट को, इसी जो है वर्ष में 1861 में ही हाई कोर्ट एक्ट लाया गया था। ठीक है ना। हाई कोर्ट एक्ट 1861 लाया गया था और उसी हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 3 हाई कोर्टों की स्थापना की जाती है। उसको भी सुनना जरा। एक हाई कोर्ट एक्ट लाया जाता है 1861, इसी को कहा जाता है। और हाई कोर्ट एक्ट ला करके एक कलकत्ता हाई कोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, और एक मद्रास हाई कोर्ट और एक बंबई हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। ठीक ना। खैर, इन हाई कोर्टों को जो है 1862 में स्थापित किया जाता है। तीनों हाई कोर्टों को हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया जाता है, लेकिन 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट, बनारस मद्रास हाई कोर्ट और बंबई हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है। ठीक है। खैर, इलाहाबाद हाई कोर्ट तो आगरा में सबसे पहले इसको जो है स्थापित किया गया था। इलाहाबाद जब हाई कोर्ट इतने समय 1866 में किया गया था। 1869 में जाकर के ये जो है इलाहाबाद शिफ्ट हो जाता है। ठीक ना दोस्तों। तो खैर, ये 1861 का अधिनियम हुआ। तो सवाल है कि इसके बाद कौन सा अधिनियम पढ़ना है? 1892 का अधिनियम। 2 ही पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको पढ़ लेते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। सुनना जरा। 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। तो 1892 के अधिनियम में 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें हैं? एक तो हमने बताया था भाई कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। किस अधिनियम के तहत अच्छा किया जाता है भैया? तो वह है 1853 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। तो यहां पर एक चीज ये पढ़ना है कि भाई 1892 का अधिनियम, और ये जो 1892 का अधिनियम है इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि हमने बताया था कि केंद्रीय विधान परिषद थी, केंद्रीय विधान परिषद, जिसे मिनी संसद भी कहा जाता था। ठीक है ना, मिनी संसद। और कितने सदस्यों की बनाई गई थी? शुरू में 12 सदस्यों की। कब बनाई गई थी? हमने बताया कि 1853 के अधिनियम में केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया था। यहां पर जो सदस्यों की संख्या 12 हुआ करती थी, अब इसी 1892 के अधिनियम के तहत क्या किया गया, इनके सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ा करके 16 कर दी जाती है। ये आप जो है नोट डाउन करिएगा। ठीक है ना, 16 कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई बजट पर केंद्रीय विधान परिषद में जो बजट पेश किए जाते थे, इस बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है। हालांकि
यहां पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया जा सकता था, या फिर मैं कहूं कि जो है वेलफेयर से संबंधित या फिर आवश्यक कोई जो है मुद्दे हों, तो उन सब चीजों से संबंधित कोई भी डिबेट नहीं किया जा सकता था। ना तो कोई अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता था, क्रॉस क्वेश्चन किया जा सकता था, ना तो एकदम आवश्यक कह सकते हैं कि जन कल्याण से संबंधित कोई भी जो है कोई भारतीय नागरिक सोचे कि हम जाकर डिबेट कर लें, कोई प्रश्न पूछ लें सरकार से, तो ये सब सारी चीजें नहीं हो पाती थी। ठीक ना। तो ये 1892 का अधिनियम, पहला कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई, और दूसरा पॉइंट ये है कि बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि क्रॉस क्वेश्चन या फिर कहें कि अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ये जो राइट है ये 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में जाकर मिलता है कि प्रश्न पूछने का, अनुपूरक प्रश्न पूछने का राइट दे दिया जाता है। ठीक ना। बाद में 1919 का भी अधिनियम बजट से रिलेट करता है। सुनना जरा, अच्छा यहां पे ड्राफ्टिंग कर ही दूं। अगर बजट से संबंधित कोई प्रश्न आए, बजट से संबंधित, तो पहला कि एक तो 1892 का अधिनियम भी यहां पे रिलेट करता है, और दूसरा 1909 का अधिनियम भी रिलेट करता है, और तीसरा 1919 का अधिनियम भी रिलेट करता है। 1892 का अधिनियम हमने यह बताया कि क्यों रिलेट करता है यहां पे, तो 1858 के अधिनियम में बजट पर बहस करने और नॉर्मली प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन यहां पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। हाँ, यहां पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार हो जाता है। ठीक ना। और यहां पर कोई भी जन कल्याण से संबंधित या आवश्यक मुद्दों से संबंधित कोई भी डिबेट बहस की जा सकती थी यहां पर 1909 के पार्लियामेंटो सुधार या 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। जबकि वहीं पर 1919 का जो अधिनियम लाया जाता है, यहां पर एक अच्छी बात यह की जाती है कि प्रांतों को अपना अलग से बजट पेश करने और केंद्र तो अपना अलग से बजट पेश कर ही रही थी। तो कुल मिलाजुलाकर 1919 का जब अधिनियम लाया जाता है तो प्रांतों को अपना बजट अलग से पेश करने का राइट दे दिया जाता है, अधिकार दे दिया जाता है। तो ये 1892 का अधिनियम हुआ। इसमें 2-3 पॉइंट हैं, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मिलते हैं 1909 के अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक विकास, या फिर 1909 के अधिनियम को कहें तो पार्लियामेंटो सुधार के अंतर्गत संविधान का विकास। इसको हम अच्छे से बैकग्राउंड के साथ देखेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।